हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स का खास शो जेब की बात और मैं हूं आपके साथ इस समय अर्णिमा द्विवेदी। और आज हम बात करने वाले हैं नए फाइनेंशियल ईयर की। नए फाइनेंशियल ईयर में आपने खुद देखा है कि किस तरीके से इस समय इन्फ्लेशन राइज पर है, शेयर मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, इसलिए आपकी और हमारी जेब पर काफी असर पड़ रहा है। अब ऐसे समय में बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग करना बाकी होता है क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू ही हुआ है। आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न भर ही दिया होगा और अगर नहीं भरा है तो जल्दी भर लीजिए क्योंकि लास्ट डेट 31 जुलाई ही है। अब फिलहाल नए फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, अपनी सेविंग्स कैसे बढ़ानी है, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, ये कई सवाल हैं जो इस समय कई लोगों के मन में होंगे, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉयज हो या बिजनेसमैन हो या किसी भी तरीके से अर्न कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तुषार बड़जाते जी यहाँ पर मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। नमस्ते मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हालांकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये बोल दिया है कि जो डेडलाइन है आईटीआर की वो बढ़ी नहीं है, लेकिन कई तरीके की रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। 31 जुलाई की भी डेट है, 31 अगस्त की भी डेट है। क्या सच में आईटीआर डेडलाइन बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, किस तरीके से अभी हमें आईटीआर फाइल करना है, थोड़ा सा इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। राइट। तो मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं हम्म। उनके लिए जो इनकम टैक्स फाइलिंग डेडलाइन है वो अभी भी 31 जुलाई ही है। जी। फॉर ऑल दोज बिजनेस प्रोफेशनल्स एंड मेन बिजनेसेस जिसमें ITR 2 और 3 जिन्हें ITR 3 और 4 जिन्हें बोला जाता है, वो जो है डेडलाइन एक्सटेंड होके 31 अगस्त हो गई है। हम्म। एंड एनी रीअसेसमेंट हैज टू बी डन, जो ऑडिट केसेस हैं दैट हैज टू बी डन टिल 31 अक्टूबर 2026। ओके। तो ये बाइफर्केशन है। जी। और सर, जिनसे ये डेडलाइन मिस हो जाए अगर, तो 31 दिसंबर की भी एक डेट दी गई है बट विद सम पेनल्टीज, वो भी थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें तो। Right. So, ma'am, if you miss your deadline, you'll have to pay 5,000 rupees हम्म। as penalty is what I understand under Section 23 4F. You can file that. हम्म। इस चीज की डेडलाइन हालांकि एक्सटेंड कर दी गई है 31 मार्च 2027 तक के। ओके। जी। ओके। सर, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर हमने ऑलरेडी बता दिया है, हमने बहुत सारी चीजें देख ली। इन्फ्लेशन राइज पर है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, सीपीआई डब्ल्यूपीआई दोनों में हमने देखा किस तरीके से नंबर्स आए हैं और आम आदमी की जेब पर कितना इफेक्ट पड़ा है। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है, फाइनेंसेस की प्लानिंग कैसे करनी है, टैक्स की प्लानिंग कैसे करनी है, और ये जो इन्फ्लेशन वाला सिनारियो चल रहा है उसमें सेविंग्स कैसे करनी है, ये गाइड हमें आपसे चाहिए क्योंकि अब पूरा साल हम किस तरीके से बिताएं ताकि साल के अंत में हमारे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस सेव भी हो जाए। राइट। तो मैम एक्चुअली काफी लंबा आंसर हो सकता है क्योंकि हमें पूरा साल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस हैंडल करने होते हैं। बिल्कुल सर, आप बट आई लंबे में आंसर दीजिए और एकदम डिस्क्राइब करके दीजिए, हमारे सारे व्यूअर्स अलग अलग तरीके से इसको समझना चाहते हैं। राइट। सो I'll start from the point of savings. हम्म। एज पर हम इसे बोलते हैं एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं वी ऑलवेज रेकमेंड कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं जी। तो ट्राई एट्रीब्यूटिंग 30 रुपीज टू योर नीड्स, हम्म। 20 रुपीज टू योर वांट्स एंड 50 रुपीज टू योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जब मैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं तो दैट डज नॉट मीन कि आप कोई पर्टिकुलर चीज में ही इन्वेस्ट करें। इट कुड बी अक्रॉस एसेट क्लासेस। हम्म। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट इनकम एक आपकी पैसिव इनकम बनते जाती है। आप सो रहे हैं ऐसा मान लीजिए और वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। हम्म। सो माना जाता है रिटायरमेंट तक यू कैन प्रोबेबली take out about 7 to 8 salaries, of your actual salary at that point in time after increment. हम्म। ये एक मैथमेटिकल रूल हम देखते हैं। गोइंग अहेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमारे टैक्स रेजिम्स जो हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मैं एक ब्रीफ में एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ फॉर जी। ऑल ऑफ दोज जो हाउस रेंट अलाउंस और ये सारे डिडक्शंस जो हैं वो नहीं लेते, हम्म। वो न्यू रेजिम में जाएं जिसमें 12 लाख रुपीज प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाए। जी। दैट मेक्स मोस्ट कैलकुलेटिव सेंस। एंड जितने भी लोग एचआरए और ये सारे डिडक्शंस लेते हैं उनके लिए ओल्ड रेजिम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर आप जब डिडक्शन ले रहे हो तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स अलाउ यू टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे जो ओल्ड रेजिम फॉलो कर रहे हैं, अगर वो सेक्शन 80C के हम्म। तहत ईएलएसएस या पीपीएफ कर ले तो वो 1.5 लाख रुपए तक की इनकम का एक बेनिफिट ले सकते हैं फ्रॉम टैक्स। एनपीएस का 50,000 रुपीज का 80सीसी में आप एडिशनल ले सकते हैं, हम्म। या इंश्योरेंस का भी ले सकते हैं। राइट, सो ये हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर, एज अ लेमैन, एज अ बिजनेसमैन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंसल्ट दिस विद आवर सीएस और whoever इज प्लानिंग आवर टैक्स, एंड मेक श्योर कि हम सही चीज का ऑप्शन जो है वो हम वी आर चूजिंग दैट। स्पेशली जिसके लिए जो सुकन्या योजना है वो अगर वैलिड है तो वो भी हमने ऑप्ट इन करनी चाहिए जिस फाइल्स हम्म। में वो अलाउड है। तो ऐसे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बन सकते हैं एक के लिए, और काफी सेविंग हो सकती है टैक्स के माध्यम से। गोइंग अहेड, अगर आप कोई टाइप का प्लानिंग कर रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आपका क्वेश्चन था इन्फ्लेशन को कैसे जी। बीट किया जाए, जी। तो मैं इक्विटी मार्केट के जरिए ये बताना चाहता हूँ द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू थिंक दैट इज कि जब स्टॉक मार्केट के प्राइसेस एडजस्ट होते हैं तो वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के साथ होते हैं, हम्म। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक्चुअली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द बिजनेसेस आर डूइंग इन द एंटायर कंट्री, राइट? यस। तो उनको इन्फ्लेशन का डर नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट या प्रीमियम उस हिसाब से अपना एडजस्ट करते रहते हैं। हम्म। लुकिंग एट दिस, आप इस समय में आपका कैश आउटफ्लो रोक सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म एंड कंपाउंडिंग। ओके। टिपिकली एफडी एक एक इन्वेस्टमेंट एसेट लेता हूं जिसमें अगर आप एक फिक्स्ड रिटर्न लेते हैं, अभी महंगाई भी हम्म। बढ़ गई है, रेट्स भी एफडी के कोई बढ़े नहीं है पर आर फ्लैट आउट, और आपका टैक्स रेट भी सेम है, तो मेरा हम्म। टैक्स का आउटफ्लो हो रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। इसी जगह मैं टैक्स डिले कर दूं हम्म। और कम टैक्स पे करूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड लेट दिस मनी कंपाउंड ओवर टाइम। तो एक एग्जांपल हमने ये लिया था कि अगर कोई 5,000 रुपीज की एक म्यूचुअल फंड की एसआईपी करता है, हम्म। एंड अज्यूमिंग कि वो 12% पे रिटर्न आती है, रिटर्न देती है, तो 10 साल में ये अमाउंट कुछ 11.5 लाख रुपए हो जाता है, और 20 साल में 23.5 लाख लगभग हो जाता है। हम्म। अब आप ये सारी इनकम का सिर्फ टैक्स डिले अगर अगर देख ले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेविंग नजर में आएगी। दूसरा, सबके लिए ये हम्म। एक, स्पेशली एसआईपी इज अ रूट वेयर आपको लमसम प्रेशर इन्वेस्टमेंट का नहीं आता, यू कैन डू इट मंथली। इवन फॉर दोज हु ऑप्ट फॉर इट ईएलएसएस विच इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम अंडर 80C, जी। अगर वो अप्रैल से ही एसआईपी कर दे तो पूरे 12 महीने एसआईपी कर दे और पूरे साल के एंड में 80C का एक बेनिफिट ले ले, तो हम्म। हमें एक ये प्रेशर नहीं आता। सो दीज आर सम एवेन्यूज जो ध्यान में आते हैं, और इन्वेस्टर्स ने मोस्ट डेफिनेटली इस चीज का लाभ लेना चाहिए। ओके। सर, आपके जवाब में हमने एक टर्म को बार बार सुना, वो है 80C, और हम कई रिपोर्ट्स में कई तरीके की, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, 80C बचाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, ये टर्म बेसिकली 80C बहुत बार यूज होता है। आपने भी अभी कई बार जिक्र किया।
थोड़ा हमारे व्यूअर्स को, आम लोगों को ये समझने में दिक्कत है कि ये एटीसी का बेनिफिट ले कैसे सकते हैं। हालांकि आपने कई ऑप्शंस अभी बताए हैं, एक इजी कंपाइल्ड वे में अगर हम समझें तो क्या है एटीसी, और इसमें कैसे कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें ताकि एटीसी का बेनिफिट हमें मिल जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ जितने आसानी से समझा सकता हूँ। हम्म। मान के चलते हैं कि हम एंड डोंट गो बाय द इनकम टैक्स रेजिम्स और इनकम टैक्स स्लैब। मैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए नंबर यूज कर रहा हूँ ताकि व्यूअर्स को समझे। जी। अगर मैं 10 लाख की इनकम पे 1.5 लाख रुपए जो है उस पे उसका इन्वेस्टमेंट कर लूं, हम्म। तो एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द हम्म। इनकम टैक्स एक्ट, I will be allowed to not pay tax on that 1.5 lakhs। तो ओके। मैं 8.5 लाख पे ही पे कर रहा हूँ। हम्म। अब उसके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या है, वो आपको मैंने जैसे कि बताया, पीपीएफ है या ईएलएसएस है। हम्म। उसके बाद इंश्योरेंस डिडक्शंस ले सकते हैं आप, लाइफ हम्म। इंश्योरेंस के प्रीमियम्स का। 80सीसी में आप डिडक्शंस ले सकते हैं। तो टोटलिंग टू 1.5 लैक्स। आप हाइब्रिड भी ले सकते हैं। मान लीजिए 75,000 रुपया आप यू वांट टू इन्वेस्ट इन टू पीपीएफ एंड 75,000 ईएलएसएस, ये भी हम्म। कर सकते हैं। ओके। अब सर, जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स बचाने के तरीके देखते हैं कि जनरली लोग ये देखते हैं कि हमारे टैक्स प्लानिंग में हम कितना ज़्यादा अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्लान्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, और हर एक मिडिल क्लास फैमिली में आपको इंश्योरेंस प्लान ज़रूर मिलेंगे। अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है, और एक मिडिल क्लास को कितना कवर लेना चाहिए, आइडियली कितना होना चाहिए ये अमाउंट? राइट। तो मैम दोनों चीजों को आंसर करता हूँ। सबसे हम्म। पहले हेल्थ इंश्योरेंस, विच आई थिंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ। जिस तरीके हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, उससे हमारे मैं कहता हूँ डिजीजेस भी बढ़ रहे हैं, जी। हमारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है, और साथ साथ में हमारे मेडिकल एक्सपेंस इन जनरल, जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है वो भी हायर ही होते जा रही है। सो फॉर अ फैमिली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिकल इंश्योरेंस ले लें। एंड इफ नॉट बेसिक तो ले लेना चाहिए, हम्म। विच विल कवर आर डेली प्रॉब्लम्स, मे बी नॉट क्रिटिकल इलनेसेस बट नॉन क्रिटिकल इलनेसेस। तो इसके दो थॉट्स होते हैं मैम। एक थॉट ये होता है कि अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर ओके विथ पेइंग फॉर डेली मेडिकल एक्सपेंसेस बट क्रिटिकल इलनेसेस कवर करना चाहते हैं। हम्म। दी अदर इन्वेस्टर सेज नहीं सर, मैं ना डेली का पहले कवर करना चाहता हूँ, क्रिटिकल तो जब आएगा तब देखेंगे। हम्म। तो बट ऑल इन ऑल हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की रीच, क्वालिटी, क्लेम्स, सेटलमेंट एंड अवेयरनेस भी बढ़ते जा रही है। हम्म। देर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स विच अ लॉट ऑफ कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर, which are very beneficial to the buyers of the insurance। तो बहुत अच्छी बात है। लाइफ इंश्योरेंस की जहां तक बात है, वो होना चाहिए, पर इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। हम्म। इंश्योरेंस इज अ कुशन ऑफ सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए पर्सनली इक्विटी लिंक्ड प्लान्स और एंडोमेंट प्लान्स को तो मैं नहीं मार्केट करता, पर जी। जरूर मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति ने अपने, मान लीजिए सैलरीड व्यक्ति है, तो अबाउट 8 to 10 times ऑफ दैट सैलरी शुड बी दैट पर्सन्स टर्म प्लान कवर। हम्म। अगर इतना कर लिया और ये दोनों मिक्स, हेल्थ और लाइफ का कर लिया, तो आई थिंक दैट मेक्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके। 8 to 10% आपका जो है वो टर्म एट टू प्लान टेन में जाए। टाइम्स ओके। टाइम्स ऑलराइट। ऑफ योर शुड बी द कवर। जैसे 10 लाख सैलरी हम्म। है, तो मान लीजिए 1 करोड़ का कवर होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस का। ओके, फाइन। जी। सर, जब हम सैलरी पे आ ही गए हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि सेव करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब सैलरी बैंड अगर 8 से 15 लाख है किसी शख्स का पर एनम की, अगर हम बात कर रहे हैं तो
8 से 15 लाख की सैलरी के बीच अगर सैलरी आपकी आ रही है तो टैक्स सेविंग के लिए महीने में हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, कितना पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करें और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें बेटर सेविंग्स के लिए? मैम, स्ट्रक्चर ऑफ द सैलरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर HRA डिडक्शंस ले रहे हम्म। हैं और ये सारे, तो आप कौन सा रेजीम फॉलो कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको मोटे तौर पे, इफ 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 लेट अस अज्यूम आप 1 लाख रुपया टोटल साल में टैक्स डिडक्शन में लेना चाहते हैं, तो जस्ट डिवाइडेड बाय 12। हम्म। मैं फॉर कैलकुलेशन से अगर मैं 96,000 पकड़ूं, तो हम 8,000 रुपया महीना अगर सेव करने लग जाएं, तो हम अबाउट 96,000 रुपीज 86 में ले लेंगे। मैं हम्म। ये अज्यूम कर रहा हूँ इसमें कि सारे डिडक्शंस के बाद हमारे पास टैक्स डिडक्शन लेने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपया बचता है। हम्म। तो ये अजम्पशन बेस्ड है मैम, क्योंकि हर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होगी, इसीलिए द कैलकुलेशन बीइंग दैट। ओके। लेकिन कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें ये भी समझने की जरूरत है सर, कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है? इक्विटीज में इन्वेस्ट करें या गोल्ड सिल्वर ले लें, किसी तरीके के डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें, कहाँ पे अपनी सेविंग्स को बाइफुकेट करें? मैम, ये एक्चुअली टैक्स प्लानिंग से बहुत हटकर एक टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हम्म। इसमें हम एज, रिस्क फैक्टर एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी और सबके क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। इफ समवन इज एज यंग एज यू एंड आई आर, देन प्रोबेबली हमने मोस्ट रिस्की एसेट क्लास में जाना चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ हम एबल केपेबल लोग हैं, तो हम जितना हम्म। रिस्क लेंगे, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी आर वर्किंग। हमारा पूरा डिपेंडेंसी इस इन्वेस्टमेंट पर नहीं रहने वाला। जी। तो मेरा कंसंट्रेशन इक्विटी के तरफ ज्यादा होता है ऐसे केस में। किसी केस में जहां मैं किसी बुजुर्ग व्यक्ति की प्लानिंग कर रहा हूं, वहां लिक्विडिटी बिकम्स प्राइम इंपॉर्टेंस। तो हाइब्रिड फंड या डेट फंड के माध्यम से बोलते हैं उन्हें इन्वेस्ट करिए, या हम्म। कोई टैक्स सेविंग बॉन्ड्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट के कभी आते हैं, तो वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। देर आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दैट कम इन द पिक्चर। जहां तक गोल्ड, सिल्वर और लैंड की बात है, देखिए लैंड इज समथिंग अगेन वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि हम्म। उस टाइप का कॉर्पस भी रेडी होना चाहिए कि लैंड रिक्वायर्स अ बिगर इन्वेस्टमेंट, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। गोल्ड और सिल्वर फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव सेफ हेवन। जो जी। मान लीजिए मेरा डेट फंड का भी कोटा पूरा हो गया, मैंने हर जगह डाल दिया, अब मुझे कहीं और एक और जगह डाइवर्सिफाई करना है, तब मैं हम्म। गोल्ड और सिल्वर टिपिकली रेकमेंड करता हूँ। अदरवाइज करना ही है तो गवर्नमेंट फ्लोटेड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स थे अब तक, वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन था। हम्म। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, नॉन फिजिकल फॉर्म में आप होल्ड करिए, इंटरेस्ट भी आपको मिलता है उसके ऊपर 2.5% प्लस। जैसे अभी गोल्ड की रैली आई, तो उस चीज का भी फायदा मिल गया। हम्म। तो दिस इज एक्चुअली वेयर एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर शुड कम इन द पिक्चर, एंड सारे कार्ड्स खोलने चाहिए एक व्यक्ति के सामने, ताकि सही गाइडेंस हो जी। पाए। जी सर, एक सवाल। जी। अप्रेजल का भी टाइम है, कई लोगों के अप्रेजल्स हुए होंगे रिसेंटली, कई के ड्यू होंगे। सैलरी बढ़ने पर उस पैसे का क्या करना है? उसको इन्वेस्ट करना है? क्योंकि जब भी हमारी सैलरीज बढ़ती हैं या हमारा फाइनेंसेस जो हैं वो बेटर हो जाते हैं, जो अभी की जनरेशन है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गई है, ये बोलूँ वेल अवेयर्ड है। जब से बाजार ने बेहतर रिटर्न्स देना शुरू किया, बाकी एसेट क्लासेस ने बेहतर रिटर्न देना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़े हैं। लेकिन यही जनरेशन लग्जरी पे भी बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। तो बेसिकली करना क्या है बढ़े हुए पैसों का? तो मैम, एज अ यंगस्टर अगर बोलूं, जो कंजम्पशन से एकदम हर बार हिट होता है, तो वो तो यही सोचेंगे कि अगला आईफोन कौन सा आने वाला है, वो ही लेना है सबसे जी। पहले पहले इंक्रीमेंट से। बट टू बी ऑनेस्ट, दैट्स नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज कि अगर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमने सेम प्रपोर्शन में हमारा इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करना है। हम्म। अगेन, इट डज नॉट मीन कि आप SIP ही करिए, इक्विटी में ही करिए,
या एफडी ही करिए, ये कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास के बारे में नहीं है। हम्म। बस इतना है, पुट योर एक्स्ट्रा मनी टू वर्क ऑल्सो। क्योंकि जब ऐसे, मतलब ये करंट सिनेरियो जो है ये ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहां इन्फ्लेशन आता है या कभी जॉब में इंक्रीमेंट्स नहीं होते, सालों सालों तक नहीं होते, हमने देखा है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट का फेज आ जाता है। ये जो सारे इमरजेंसी सिचुएशंस होंगे हमारे लिए, उन सिचुएशंस में ये एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट काम आने वाली है। हम्म। तो हर जनरेशन को ये जानने की और अग्री करने की जरूरत है प्रोबेबली कि हम अगर इंक्रीमेंट ले रहे हैं तो हमने उसी प्रोपोर्शन में हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज करने चाहिए। हम अगर ज्यादा कर पा रहे हैं तो नथिंग लाइक इट, बट एटलीस्ट उस प्रोपोर्शन में करने चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति, अगर मेरी इंक्रीमेंट होती है तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं 75% ऑफ माई इंक्रीमेंट जो है दैट आई प्लेज टू माई इन्वेस्टमेंट्स। तो हम्म। एक्चुअली धीरे धीरे अगर परसेंटेज देखा जाए तो ओवर अ डेकेड में जो 30% सेविंग से शुरू किया था, वो एज ऑफ नाउ आई सेव अबाउट 55-60% ऑफ द सैलरी एंड इन्वेस्टेड। ओके। तो ऑल राइट। सर, ये जो 5,000 10,000 रुपए हर महीने की एसआईपी हम कर रहे हैं सेविंग्स जी करने के लिए, क्या जी सच में इससे एक बड़ा कॉर्पस, एक बड़ी वेल्थ जनरेट की जा सकती है? अप्रोक्सीमेटली, हाइपोथेटिकली अगर मैं पूछूं, क्या 10 साल में या 10 15 20 साल में हम एक बड़ा वेल्थ, एक बड़ा कॉर्पस अपने लिए जनरेट कर सकते हैं हर महीने, अगर 5,000 या 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, या इसमें कुछ और हमें प्लानिंग करने की जरूरत है? तो मैम, आई थिंक आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। सबसे पहले जब 2015 में काम शुरू किया था तो पिताजी ने एक डीमैट अकाउंट का फॉर्म दे दिया था और कहा था तुम्हारी इतनी सैलरी और इतने की एसआईपी भी चालू होगी। हम्म। आज उस एसआईपी वो आज भी चलती है मैम, और वो मात्र दो एसआईपी, एक 15,000 कितने रुपए की की एसआईपी होती है। शुरू की थी सर आपने? एक पंद्रह बिगिनर्स के लिए हजार ये सवाल है। जी, एक 15,000 रुपए की एसआईपी थी और एक 500 रुपए की एसआईपी थी। जी। आज भी चलती है दोनों एसआईपीज। हम्म। और वो कॉर्पस जो है दैट इज, तो ऑब्वियसली मैंने एनहेंस भी किया, हर बार इंक्रीमेंट हुआ जैसे मैंने आपको बताया। दैट कॉर्पस इज एक्चुअली माय सेफ्टी कॉर्पस एंड इट इज अपवर्ड्स ऑफ 1 करोड़ रुपीज। तो ओके। हाँ, इनफैक्ट क्योंकि मुझे जितने बोनसेस भी मिलते थे, हम्म। तो पहले स्पेशली व्हेन यू आर सिंगल, यू आर नॉट मैरिड, यू डोंट हैव अ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, तो आपको किसी चीज का रेंट नहीं देखना, राशन पानी नहीं देखना, तो जो पैसे आ रहे हैं वो सबसे पहले इन्वेस्ट करते थे। हम्म। तो उस कारण से ये इतना बना। एंड एक्चुअली मैम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पहले मैं भी क्वेश्चन करता था ये सब झूठ होता है, ये सिर्फ पेपर पे दिखता है। आई नो ऑफ अ पर्सन जो कोइंसिडेंटली मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करते हैं, वो मेरे क्लाइंट नहीं थे पर वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ही वॉज सेविंग 8,000 रुपीज अ मंथ, हम्म। आई थिंक सिंस 2008। हम्म। ही बॉट अ फ्लैट वर्थ 14 लाख रुपीज अराउंड 3 years बैक, ओनली हम्म। फ्रॉम म्यूचुअल फंड मनी। अभी भी है उनका कुछ कॉर्पस। पर मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम जो सोच रहे हैं कि हाइपोथेटिकली होता है, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली भी होता है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें, हमें हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज भी रिव्यू करते रहना चाहिए। हम्म। रोज नहीं करने की जरूरत है, साल में एक बार करिए, 6 महीने में एक बार करिए। पर बस ये देख लीजिए कि हमारी जो ट्रेन है वो सही ट्रैक पे चल रही है कि नहीं, हम जो ओ- सोच रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो रियलिटी बन रही है कि नहीं। जी। वरना हम सोच ये रहे हैं कि हम 25% रिटर्न लाने वाले हैं और हमारा 5% रिटर्न आ रहा है हम्म। ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम इधर एक्सपेक्टेशन गलत है या हमारा इन्वेस्टमेंट गलत है। ओके, फाइन। सर, अब क्योंकि आपने बोल ही दिया कि हमें अपने पोर्टफोलियोज को जो है वो रिव्यू करते रहना चाहिए, आउट ऑफ जी क्यूरियोसिटी, अभी जो सिनारियो चल रहा है, जिस तरीके के रिटर्न्स आ रहे हैं, जिस तरीके की इस समय म्यूचुअल फंड हाउसेस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, या हमारे पोर्टफोलियो में जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये जो सेविंग के पैटर्न से मैं पूछ रही हूँ, क्या हमें एक बार फिर से एसेट एलोकेशन को रीचेक करने की जरूरत है? अभी अगर आप देखें अपना पोर्टफोलियो, तो कहाँ पे पैसा बढ़ाएंगे, कहाँ पे घटाएंगे? तो मैम, दो तीन चीजें जो मैं मेरे पोर्टफोलियो में कर रहा हूँ, देर इज अ वेरी बिग थिंकिंग शिफ्ट जो हम पिछले 2 साल में देख रहे हैं।
एक कि पहले जो बोला जाता था कि आप सिर्फ लार्ज कैप में बैठ जाओ और आपका 10 12 15% रिटर्न आ जाएगा, ऐसा शायद जरूरी नहीं है। हम्म। फोकस्ड सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं इंडिया के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी। हम्म। जहां हम आईटी के बारे में सोचते थे, वो आईटी उल्टा पिछले 5 साल से पढ़ चुका है, सो ऑन एंड सो फॉर। तो फॉर एवरी वन, आई थिंक मेरा एक आइडियल पोर्टफोलियो अभी ऐसा है, मैं पिछले 3 साल से फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अभी भी करूंगा। मैं अराउंड 6 महीने पहले से गोल्ड और सिल्वर एग्जिट कर चुका हूँ, जो मैं हम्म। एग्जिट ही रखना चाहता हूँ जिसे। उसका कारण ये है कि हमें फोमो में नहीं रहना है, हम्म। हमें फोमो फैक्टर से दूर होकर एक्चुअली कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं वो उस पर फोकस करना चाहिए। एक कॉन्ट्रेरियन व्यू आपको लास्ट में देना चाहूंगा, जो अपार्ट फ्रॉम एवरीवन है। मेरा ऐसा मानना है, इंडियन आईटी का दौड़ अब शुरू होगा। ओके। इसे शायद साल भर 2 साल लगेगा, बट पक्का शुरू होगा। हम्म। हालांकि एक ये नेगेटिव, अभी तक नेगेटिव ही दौर देखा है हमने काफी सालों से, क्योंकि वैल्यूएशन, ये एआई थ्योरी और एआई का सारा चीजें, दिस डस्ट शुड सेटल डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इंडियन आईटी हैज ऑलवेज प्रूव्ड टू बी अ स्टेलर, जी। ऑफ इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड। हम्म। तो ये हमने नहीं भूलना चाहिए। ओके। सर, एक आखिरी सवाल। जी ऑलरेडी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा लॉस कई निवेशक झेल चुके हैं इस जी समय। जी। और जब हम नए फाइनेंशियल ईयर में एंटर कर चुके हैं और अपने फाइनेंसेस देख रहे हैं, तो क्या कोई वे आउट है कि ये जो लॉस उन्होंने झेला है उसमें इनको टैक्स प्लानिंग में थोड़ी राहत मिल जाए? कब कितने कुछ साल हैं जब तक ये अपना टैक्स बचा सकते हैं? ऐसा कुछ रूल है जो निवेशक ऑलरेडी लॉस झेल रहे हैं उनके लिए टैक्स बेटरमेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? तो मैम, टैक्स हार्वेस्टिंग नाम का एक टर्मिनोलॉजी होता है, हुँ। जिसमें आपका अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लॉस है, तो हुँ। यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड फॉर 8 years इफ यू बुक इट। तो काफी निवेशक ये करते हैं कि आज मान लीजिए लॉस में बेच दिया और एक हाथ 2 दिन में वापस से खरीद लिया वही चीज पोर्टफोलियो में, तो आपका टैक्स जो है वो बुक हो गया है एक बार के लिए। सॉरी, हुँ। लॉस बुक हो गया है। हुँ। तो आप अपने प्रॉफिट्स में से उतना टैक्स जो है वो, सॉरी, जो प्रॉफिट्स है उसमें से अपना लॉस उतना माइनस करके ही टैक्स भरेंगे। ओके। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की जरूरत है, इक्विटी मार्केट्स में दो टाइप की गेन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल जी। गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन can be set off against short term capital loss and long term capital loss, ओके। whereas short term capital gain can only be set off against short term capital loss। मैंने हुँ। इसीलिए ये धीरे से बोला, ताकि धीरे मतलब कम स्पीड में बोला, ताकि कोई भी व्यूअर अगर ये देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हुँ। और एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा इस टॉपिक पे, बिफोर टैक्स हार्वेस्टिंग ये जरूर समझ लीजिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग क्या आ रही है। हुँ। ब्रोकर को ब्रोकरेज देंगे, आप कल जाकर ऊपर में स्टॉक खरीदेंगे, नीचे में स्टॉक खरीदेंगे, उस पे आपको एसटीटी लगेगी, ये सारी एंसिलरी कॉस्ट्स आप समझ लें, उसके बाद ही ये करें। ऐसा हुँ। नहीं है कि आज तुषार बड़जात्या का वीडियो देखा देखा कल सुबह हम टैक्स हार्वेस्ट करने चले गए, तो जी। हम करने कुछ जा रहे थे और हमारी कॉस्ट कुछ और हो गई। हुँ। तो दैट इज ओके। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जी। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने इस आंसर में बोला है वो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम अपने व्यूअर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आपने बोला है। सर, एक बार आप ही अगर रिपीट कर सकें थोड़ा आराम से, जैसे आपने पहले समझाया था, क्योंकि जी, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं एक बार फिर से पॉइंट आउट करना चाहूंगी। राइट। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन can be set off against long-term capital loss हुँ। and short-term capital loss. जी। Short-term capital gain can only be set off against short-term capital loss.
थैंक यू सो मच तुषार सर हमारे साथ आज ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं जब हम अपना टैक्स स्ट्रक्चर लेकर के बैठते हैं, अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं और आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अपने फाइनेंसेस बनाते हैं। बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और हमारी जेब के ऊपर जिस तरीके का असर इस समय इन्फ्लेशन का और बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशंस का चल रहा है और हमारे पोर्टफोलियोज में जो असर दिखाई दे रहा है, उसके बाद सेविंग्स करने में थोड़ा डर तो लगता है। तो फिलहाल जो अभी पूरी बातचीत से निकल के आया वो ये कि सेविंग जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए, अपने पैसे को तब काम पे लगाइए जब आप काम पे नहीं होते हैं, आप काम से थक जाते हैं। पैसा काम पे लगा रहना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू मैम, थैंक यू।